वो फिल्मों में आना नहीं चाहती थी, लेकिन जब आई तब अपने ज़माने की नंबर 1 हीरोइन बनी। वो राजनीति में नहीं आना चाहती थी, लेकिन राजनीति में आई और मुख्यमंत्री बन गई। और अब उनके प्रधानमंत्री बनने की बात हो रही है। डॉक्टर जयललिता AIADMK पार्टी की जनरल सेक्रेटरी, तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर। जब देश भर में मोदी फॉर PM, राहुल फॉर PM के नारे लग रहे थे, तब चेन्नई में अम्मा फॉर PM के पोस्टर लग रहे थे। जयललिता आजकल सुर्खियों में है और इन सुर्खियों के साथ उन्होंने 7 RCR के लिए हो रही राजनीति में खलबली मचा दी है। जयललिता ने पहले कभी दिल्ली की गद्दी के लिए राजनीति नहीं की, लेकिन इस बार कहानी अलग है। जयललिता को लग रहा है कि इस बार जीतने के लिए सिर्फ तमिलनाडु और पुडुचेरी की 40 सीटें ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री की कुर्सी भी है। और ये ख्याल सिर्फ जयललिता को ही हो ऐसा नहीं है। उनका एक ही जो आशा है 7 रेस कोर्स रोड। इसीलिए तो पिछले 2 साल से उनके मन पर ये तीसरा बार चीफ मिनिस्टर बन गया, मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, अभी लार्जर रोल, नेशनल रोल में आना है। दरअसल 7 रेस कोर्स रोड की सारी दावेदारी सीटों के गणित, मैथमेटिक्स पर टिकी है। अब सवाल यह है कि जयललिता उस मुकाम तक पहुंची कैसे, जहां कुछ सीटों का हेर फेर उन्हें प्रधानमंत्री पद की कुर्सी दिला सकता है। यह बात और भी ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि जयललिता वो व्यक्ति हैं जिनका राजनीति में आना ही एक संयोग था, एक चांस की बात थी। मैसूर पैलेस, यहीं जयललिता के दादा पैलेस सर्जन हुआ करते थे। यहीं 24 फरवरी 1948 को जयललिता का जन्म हुआ। नाम रखा गया कोमलावल्ली। लेकिन उनकी मां उन्हें प्यार से अम्मू पुकारती थी। जब अम्मू की उम्र 2 साल थी और मां की उम्र 20 साल, तब दोनों की जिंदगी ने दुखद मोड़ लिया। पिता की मौत हो गई, लेकिन पिता को लेकर उनकी यादें कड़वाहट भरी हैं। सिमी ग्रेवाल को दिए टीवी इंटरव्यू में इसका खुलासा होता है। जब आप 2 साल की थी, तब आपके पिताजी का देहांत हुआ। हाँ, उनका ध्यान सिर्फ अपनी मौज मस्ती पर रहा। He was a gentleman of pleasure. ओके, आपकी माँ फिल्म इंडस्ट्री में कैसे पहुंची? जब हम 4 साल के थे और बेंगलोर में रहा करते थे, तब मेरी माँ वहाँ सेक्रेटरिएट में काम करती थी और मेरी एक मौसी थी जो फिल्मों में काम करती थी। तो उन्हें मिलने कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर घर आया करते थे। तो उन्होंने मेरी माँ को देख लिया। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। वो बहुत प्रभावित हुए और उन्हें फिल्मों में काम करने के ऑफर मिले। इस फैसले के साथ मां वेदावल्ली ने अपना नाम संध्या रख लिया और मद्रास चली आई। तब जयललिता 4 साल की थी। जयललिता ने कहा कि उनका बचपन शायद यहीं खत्म हो गया। 6 साल तक जयललिता मां के साथ मद्रास में रही। वहां उनके जीवन की झलक उनके रूटीन से मिलती है। इस रूटीन का जिक्र जयललिता ने जनता की अदालत नाम के शो में किया था। मैंने अपने बचपन को सिर्फ 4 साल तक ही जिया। मैं रोज सुबह 5 बजे जगती थी और जगते ही क्लासिकल कर्नाटक संगीत सिखाने के लिए टीचर मौजूद रहते थे। म्यूजिक क्लास के बाद मैं स्कूल जाती थी, जहां मैं दोपहर 4 बजे तक रहती थी। घर आने पर मेरे सामने 2 डांस टीचर मौजूद रहते थे। मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं उन्हें घूरती थी, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। इस दौरान मां संध्या और बेटी अम्मू एक शहर मद्रास में तो रहे, लेकिन ज्यादा वक्त साथ नहीं बिता पा रही थीं, क्योंकि मां फिल्मों में काफी व्यस्त हो गई थीं। परवरिश ठीक तरीके से हो, इसलिए मां
जयललिता और उनके भाई को बेंगलोर छोड़ आई, लेकिन मां से इस दूरी ने बच्ची जयललिता को बहुत परेशान किया। मैं उन्हें बहुत मिस करती थी। क्या माँ आपसे अक्सर मिलने आया करती थी? हाँ, जब भी उन्हें टाइम मिलता था वो हमसे मिलने आती थी, लेकिन जब वो जाती थी ना तो मैं बहुत रोती थी। तो इसलिए वो मुझे सुला कर जाती थी, लेकिन मैं उनके पल्लू को अपने हाथ में लपेट लेती थी। तो उनको मुझे छोड़ के जाना नामुमकिन हो जाता था, लेकिन वो कभी भी अपना पल्लू मेरे हाथ से छुड़ाती नहीं थी। वो क्या करती थी, अपनी साड़ी धीरे धीरे निकाल लेती थी, फिर वही साड़ी मेरी मौसी लपेट लेती थी और मेरे बाजू में सो जाती थी। जब मैं सुबह जगती तो रोना चालू कर देती थी। पिता के ना होने का दर्द, मां से दूरी, ऐसा बचपन सामान्य नॉर्मल तो नहीं है। फिर इस तरह के बचपन को जीने वाले व्यक्ति की मानसिकता कैसी होती है? क्या बचपन की इन घटनाओं का जयललिता की आज की पर्सनालिटी, आज की राजनीति पर कोई असर है? The childhood was probably, hardships, And tough times, fighting. And parents were fighting, she was fighting. But the parents gave her a great life. Presentation Convent, Church Park, one of the best schools, they gave her education. This probably gave her that fighting spirit. आगे बढ़ते हैं। 10 साल की उम्र में जयललिता वापस मद्रास अपनी मां के पास चली आई। यहीं पढ़ाई लिखाई होने लगी। ये वो वक्त था जब जयललिता सामान्य लड़की की तरह सपने देखती थी। उन दिनों के मशहूर क्रिकेटर नारी कॉन्ट्रैक्टर और फिल्म स्टार शम्मी कपूर उन्हें बहुत पसंद थे। इनके ऊपर तो जयललिता को क्रश था। यस, मुझे याद है मेरा पहला क्रश नरी कॉन्ट्रैक्टर पे था। वो एक क्रिकेटर थे और मैं टेस्ट मैच उन्हें देखने के लिए जाया करती थी। मेरा दूसरा क्रश था शम्मी कपूर पे। उनकी जंगली फिल्म और उसका याहू गाना मुझे आज भी पसंद है। उन्हें ये सुनकर बड़ी खुशी हुई। ये स्कूल के दिनों की बात है। इन दिनों भी उनकी मां संध्या जयराम फिल्मों में काम कर रही थी और इस वजह से अक्सर जयललिता के क्लासमेट उन्हें चिढ़ाते थे। वो इसलिए क्योंकि उनकी मां कोई सुपरस्टार नहीं थी, कैरेक्टर रोल किया करती थी। जानते हैं जयललिता ने इसका जवाब कैसे दिया? बोलकर नहीं, झगड़कर नहीं, पढ़ाई से। हमेशा पढ़ाई में नंबर 1 रहकर। 10वीं में तो उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चला। जयललिता जयराम की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया, एक ऐसा मोड़ जिसके लिए वो कतई तैयार नहीं थी। जयललिता तब 16 साल की थी। 10वीं पास करने के बाद उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिली। वो पढ़कर वकील बनना चाहती थी, लेकिन तभी घर में कोहराम मच गया। उन्हें फिल्मी दुनिया में दाखिल होने के लिए कहा जा रहा था। मैं फिल्मों में नहीं जाना चाहती थी। मैंने बहुत कोशिश की। 3 दिन तक घर में कोहराम मचा था, लड़ाइयाँ हो रही थी। मैं चीखी, चिल्लाई, रोई, बहस की। तब मेरी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। मैं तो एक बच्ची थी, घर से भाग भी नहीं सकती थी। Producers thought that she would come up very well as a heroine. She had a very bright future in Tamil cinema. So when they told the mother, then naturally the mother was tempted to also drag her into film world. But then she protested. She didn't want to join films because she has seen, she somehow felt, probably she felt, because that's the account we get from what she has written. She kind of thought it was a humiliating life, being a film star. हारकर जयललिता की मां को वो बातें बतानी पड़ी जो उन्होंने अब तक जाहिर नहीं होने दी थी। मां ने बताया कि अब उन्हें फिल्मों के ऑफर नहीं मिल रहे हैं
और दादाजी भी रिटायर हो चुके हैं। मौसी और उनके बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी उन पर ही है। भाई की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। कभी मेरी माँ ने अपनी मुश्किलों को जाहिर नहीं किया, कभी अपनी तकलीफों के बारे में बात नहीं की। जब मुझे असलियत का पता चला तो मेरी माँ पर मुझे बहुत दया आई और मुझे लगा कि ये मेरी ड्यूटी है, मैं उनकी मदद करूं। जयललिता के लिए फिल्मों में ऑफर की कमी नहीं थी। साल 1961 में जयललिता ने अंग्रेजी फिल्म एपिस्टल में काम किया था, लेकिन सफलता का दौर शुरू हुआ गोंडाचारी 116 से। कन्नड़ फिल्मों के साथ साथ जयललिता को तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम मिलने लगा। फिल्मों में जयललिता की कामयाबी का एक बड़ा कारण था कि उन्होंने आधुनिक हीरोइन की छवि बनाई। जहां बाकी फिल्मों की हीरोइन उन दिनों फिल्मों में सिर्फ साड़ी पहनती थीं, जयललिता ने फिल्मों में स्कर्ट पहनकर एक नया दौर शुरू कर दिया। जयललिता साउथ फिल्मों की पहली ऐसी अदाकारा थी जिसने स्क्रीन पर पहली बार बिकनी पहनकर फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। एक के बाद एक फिल्में जयललिता जल्दी ही साउथ की नंबर 1 हीरोइन बन गई। लेकिन अपनी सफलता से क्या जयललिता खुश थी? नहीं, मुझे एक्टिंग पसंद नहीं है। लेकिन एक बात है, मैं अगर कुछ ठान लेती हूँ, अगर मुझे वो पसंद हो या ना हो, मैं पूरी ताकत उसमें लगा देती हूँ। सो मेरा फिल्मी करियर, आई यूज्ड टू हेट इट, लेकिन फिर भी उस जमाने की मैं नंबर 1 स्टार थी। मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि आई हेट पॉलिटिक्स, लेकिन आई एम सक्सेसफुल। जयललिता फिल्मों में काम करने से नफरत करती थी, लेकिन दर्शकों में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। इसी बीच 1965 में उनकी फिल्म आई वेन्नीर अड़ई। इसका मतलब होता है सफेद लिबास। इसमें जयललिता ने नौजवान विधवा का रोल अदा किया था। उस वक्त एमजी रामाचंद्रन तमिल फिल्मों के सुपरहिट हीरो थे, जिन्हें लोग एमजीआर नाम से पुकारते थे। एमजीआर ने जब वेन्नीर अड़ई फिल्म में जयललिता को देखा तो उन्हें वो बेहद पसंद आई। एमजीआर ने अपनी अगली फिल्म में जयललिता को लेने का फैसला कर लिया और फिर जयललिता की जिंदगी ने नया रास्ता पकड़ लिया। एमजीआर और जयललिता ने एक साथ 28 फिल्मों में काम किया। जयललिता और एमजीआर की उम्र में लगभग 31 साल का फासला था, फिर भी फिल्मों में उनकी जोड़ी को बेहद पसंद किया गया। Be a pair with MGR for 28 films, and MGR, mind you, उस जमाने में कलर फिल्म्स उन्होंने ही मैक्सिमम किया। तो she was projected not just in black and white, she was projected in color, side by side with the leading man, with the heartthrob of millions of Tamils. So she found straight away a place in our hearts. इस दौर में यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि एमजीआर और जयललिता की जोड़ी फिल्मों से शुरू तो होगी, लेकिन फिल्मों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति भी प्रभावित होगी। वैसे एमजीआर और जयललिता के संबंधों पर चर्चा उस वक्त भी होती थी और आज भी होती है। We really don't know. It is a personal life, isn't it? But people of Tamil Nadu, wherever she went, they would call MGR Annan. Annan means brother, bhai. And then they would call her Anni, which means bhabi, you know. And then once when I met her for an interview, I asked her, they call MGR Annan and they call you Anni. Doesn't it bother you? I said, no, it doesn't bother me at all. जयललिता का फिल्मी करियर अपने उफान पर था, लेकिन तभी उनकी मां संध्या का देहांत हो गया। जयललिता अंदर से टूट गई, वो भी इस हद तक कि उन्होंने फिल्मों से ही किनारा करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वो अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में भी सोचने लगी। आप मात्र 23 साल की थी जब आपकी मां का देहांत हुआ।
आपने ये सब कैसे मैनेज किया? आई वॉज लॉस्ट। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी हालत उस बच्ची की तरह थी जिसकी आंखों पे पट्टी बांधकर उसे जंगल में छोड़ दिया गया हो। आपने अपनी जान लेने की भी कोशिश की। क्या हालात इतने खराब थे? मुझे नहीं लगता इसमें कुछ अनयूजुअल, असामान्य है। साउथ इंडियन फिल्मों की नंबर 1 हीरोइन जयललिता की जिंदगी का ये वो दौर था जहां उनके और एमजीआर के संबंध भी ठीक नहीं चल रहे थे। बात यहां तक पहुंच गई कि जयललिता ने एमजीआर के साथ फिल्मों में काम करना ही छोड़ दिया। जयललिता मद्रास छोड़कर हैदराबाद में रहने लगी। क्या वो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव थे? हाँ, शायद हो सकता है। क्या वो आपको अपने अलावा किसी और के साथ काम करना देना नहीं चाहते थे? नहीं, एक समय के बाद मैंने दूसरे आर्टिस्टों के साथ काम करना बंद कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा फिल्में 28 मैंने एमजीआर के साथ की। एमजीआर के अलावा जयललिता ने शिवाजी गणेशन जैसे कई बड़े साउथ इंडियन सुपरस्टार्स के साथ भी काम किया। ये बात एमजीआर को पसंद नहीं थी। रुक जा जरा, किधर को चला। उन्होंने हिंदी फिल्म इज्जत में भी काम किया, जिसमें उनके साथ थे हिंदी सिनेमा के मशहूर हीरो धर्मेंद्र। इसी दौरान जयललिता का नाम तेलुगु फिल्मों के स्टार शोभन बाबू के साथ जोड़ा जाने लगा, लेकिन उनके साथ भी जयललिता का ये रिश्ता परवान नहीं चढ़ पाया। अपनी जिंदगी के इन्हीं कड़वे अनुभवों की वजह से एक बार जयललिता ने शादी को लेकर कहा था कि वो शादी के खिलाफ नहीं है, पर शायद जिससे वो शादी करना चाहती थी वो पहले से ही शादीशुदा है। खैर, इसके बाद 1980 में जयललिता की जिंदगी में एक बार फिर एमजी रामाचंद्रन की एंट्री हुई और एमजीआर के दोबारा जयललिता की जिंदगी में आना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। यहां से जयललिता की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई और शुरू हुआ अभिनेता से नेता बनने का सफर, एक्ट्रेस से एम्प्रेस बनने का सफर। जयललिता के मुताबिक एमजीआर के कहने पर वो राजनीति में आई। उनके लिए ये आसान नहीं था। दरअसल एमजीआर फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय थे। वो तमिलनाडु की पार्टी डीएमके के मेंबर थे। वो डीएमके जिसकी स्थापना सीएन अन्नादुराई ने की थी। अन्नादुराई 1967 में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने और उनकी मौत के बाद 1969 में एम करुणानिधि ने पार्टी की कमान संभाली। जब एमजीआर डीएमके के साथ जुड़े तो उस वक्त वो बहुत मशहूर थे। उनकी इसी लोकप्रियता की वजह से करुणानिधि को अपनी अध्यक्षता पर खतरा मंडराता हुआ नजर आने लगा। दोनों के बीच मतभेद होने लगे तो 1972 में एमजीआर ने डीएमके छोड़कर एक अलग पार्टी का गठन किया, जिसका नाम था ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, यानी AIADMK, और 1977 में वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने। जयललिता तमिल आयंगर ब्राह्मण थी और एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़ी जिसकी बुनियाद में ब्राह्मणवादी विचारों का खात्मा था। एमजीआर चीफ मिनिस्टर बन गया। एमजीआर ने इनको मिड डे मील स्कीम में जो न्यूट्रिशन बोर्ड एक बना दिया, उसको डिप्टी चेयरमैन बना दिया जयललिता को एमजीआर ने। देयरफॉर वो राजनीतिक में लेके आया धीरे धीरे एमजीआर ने। सिनेमा में एक सैचुरेशन पॉइंट होने के बाद उनकी उम्र निकल गया है, जो हीरोइन रूप से उम्र आने के बाद शी डज नॉट वांट टू एक्ट एज अ मदर और ग्रैंड मदर, पॉलिटिक्स में आ गया है। राजनीति में शुरुआती दिक्कतें आई, लेकिन जयललिता को जल्दी ही पार्टी में बेहद महत्वपूर्ण पोजीशन मिली। एमजीआर ने उन्हें AIADMK का
प्रोपागेंडा सेक्रेटरी बनाया। प्रोपागेंडा सेक्रेटरी, ये पद कितना अहम था इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि किसी भी सभा में जाने पर पार्टी के पुराने नेताओं को भी खड़ा होना पड़ता। लेकिन इसका असर जानते हैं क्या हुआ? जयललिता का बढ़ता प्रभाव उनके लिए मुश्किलों का कारण बन गया। Suddenly he decided that she could be a good person to become the propaganda secretary of the party. Actually, it was quite a surprise to his colleagues. They thought that she had gone away for good. You know, she was nowhere in the scene. But then suddenly she reappeared and MGR made her the propaganda secretary. एमजीआर ज्यादा दिन तक पार्टी के अंदर के विरोध को रोक नहीं पाए। जयललिता को 1983 में राज्यसभा में भेज दिया गया। राज्यसभा में उनकी भूमिका को काफी सराहना मिल रही थी, लेकिन तभी 5 अक्टूबर 1984 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमजीआर बीमार पड़ गए। उन्हें इलाज के लिए न्यूयॉर्क ले जाया गया। पार्टी और सरकार चलाने के लिए कमेटी बनाई गई। जयललिता को इन कमेटियों में कोई जगह नहीं मिली। इसी बीच 1984 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हुए। इसमें जयललिता को चुनाव प्रचार का मौका मिल गया। जयललिता की रैलियों में बड़ी भीड़ जुटती थी। पार्टी को जीत मिली, लेकिन जयललिता को इसका श्रेय नहीं मिला और न ही मंत्री पद। राजनीतिक में एमजीआर हटने के बाद उस स्पेस को ये ऑक्युपाई कर लिया है। तमिलनाडु राजनीति में एमजीआर का पोजीशन है, कम से कम 70% एमजीआर का कंट्रोल थी। तब ये चीफ मिनिस्टर का 2 बार चीफ मिनिस्टर बना। सेकेंड टर्म में उनको बीमार पड़ने के वास्ते 1 साल 2 साल बीमार पड़े थे, अमेरिका में भी इलाज कर रहे थे। उस टाइम पर जयललिता ने जो एमजीआर को छोड़ करके गया है ना 70%, उसको काबू कर लिया। इसी दौरान ये बात भी चली कि एमजीआर की बीमारी के दौरान जयललिता ने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश की और इस बारे में उन्होंने राजीव गांधी को एक चिट्ठी भी लिखी थी। एमजीआर ने जयललिता को पार्लियामेंट्री पार्टी की उपनेता के पद से हटा दिया। इससे जयललिता बेहद बौखला गई। अब के बाद कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई मुझ पर इस हद तक प्रभाव डाले कि मेरे सारे काम, मेरे सारे फैसले, मेरी सारी बातें उससे प्रभावित हो, या मैं सब कुछ वैसा ही करूं जैसे कि वो चाहे। ऐसा कभी नहीं होगा। इस पूरी घटना ने जयललिता के राजनीतिक जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पार्टी में धीरे धीरे जयललिता को किनारे कर दिया गया था। इसमें एमजीआर की कितनी भूमिका थी या नहीं थी, क्या चाहते थे, वो आज भी तमिलनाडु में बहस का मुद्दा है। लेकिन जयललिता की परेशानियों का अंत नहीं था। 1987 में खुद एमजीआर का अचानक देहांत हो गया। एमजीआर के देहांत ने तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे देश को शोक में डाल दिया। लेकिन जयललिता को शोक मनाने का मौका भी नहीं दिया गया। 3 दिन तक जयललिता एमजीआर के पार्थिव शरीर के पास खड़ी रही। इस बीच उनके साथ धक्का मुक्की होती रही। उन्हें परेशान किया जाता रहा और जब पार्थिव शरीर को गन कैरिज पर ले जाया जा रहा था तो उन्हें उससे धक्का मारकर नीचे उतार दिया गया। बॉडी दूसरा दिन ले गया, तभी बॉडी वो गन कैरेज में जाके ये बैठ गई, बिकॉज शी वांटेड टू गेट द पॉलिटिकल लेगेसी। तो लेकिन उसका एमजीआर का एक नेफ्यू था दिलीपन, उसने इसका हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया। ये सबका सामने सभी टीवी में आया था। दूसरी तरफ एमजीआर के बाद एआईएडीएमके 2 भागों में बंट गई। जयललिता विरोधियों ने राजनीति से दूर रहने वाली एमजीआर की पत्नी जानकी रामचंद्रन को आगे बढ़ाया।
लेकिन वो विश्वास मत हासिल करती उससे पहले ही राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। आपके जिंदगी में सबसे कठिन समय कौन सा था? सबसे बड़ी लड़ाई मुझे उनकी मौत के बाद पार्टी में अपनी स्थिति मजबूत करने की थी। वो सबसे कठिन और ट्रॉमेटिक समय था। मेरा मन पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं था, लेकिन समय कभी ऐसा आता है जब हम रुक नहीं सकते, हमें आगे चलना ही पड़ता है। 1989 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हुए और पार्टी की हार हुई। जयललिता विरोधियों को पार्टी की कमान और पार्टी सिंबल जयललिता को सौंपना पड़ा। जयललिता विधानसभा में विपक्ष की नेता चुनी गई। She took courage to call all the cadres and then tried to unite them. And then it didn't unite at the time, but then she went to the election, faced the election, and she won a lot of seats. And then, but this MGR's wife's party was completely routed, and so both the factions merged. And then she became the leader of the opposition in the DMK government that was formed under Karunanidhi. जब जयललिता का पार्टी पर पूरी तरह से कब्जा हो गया, तभी 25 मार्च 1989 का दिन आया। विधानसभा में बजट पेश करने के लिए मुख्यमंत्री एम करुणानिधि खड़े हुए। इस सत्र का जो बजट मैं पेश करने जा रहा हूं, वो बजट पढ़ना बंद कीजिए। ये क्या बात है, तुम बीच में काहे को बोलता है? पहले विशेषाधिकार प्रस्ताव पर चर्चा हो। हमारी पार्टी जो बजट पेश करेगी, बजट पढ़ना बंद कीजिए। पहले विशेषाधिकार प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए। This is illegal, this is not- आप बजट नहीं पढ़ सकते। आपको सीएम होने का कोई हक नहीं। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, ये जो पढ़ सकते आप अपराधी हो। And when she came out of the assembly, somebody escorted her and took her out. Then she said, "I'll never again come back to this assembly unless it is safe for a woman to enter it." And she must have said within herself that I'll never again come back to this assembly except as a chief minister, which she did. You know, this kind of a grit and determination she has, that is ingrained in her personality. विधानसभा में जयललिता के साथ हुए दुर्व्यवहार की वजह से वो खूब चर्चा में आई। इसके बाद जयललिता ने विधानसभा में हुई इस घटना को 1991 के चुनावों में भी खूब भुनाया। उन्होंने खुद को द्रौपदी का दर्जा देते हुए करुणानिधि को दुर्योधन और दुराई मुरुगन को दुशासन कहा, जिसने उनकी साड़ी का पल्लू खींचने की कोशिश की थी। जनता ने भी जयललिता का खूब साथ दिया। 1991 में जयललिता का कांग्रेस के साथ गठबंधन था। उनकी गठबंधन वाली पार्टी को 234 में से 225 सीटों पर जीत मिली और जयललिता पहली बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन गई। Jayalalitha got identified as the chosen heir of MGR by the rest of the party cadres. They saw her that she is somebody who was chosen by MGR, so we must accept her. And then initially she inherited a lot of MGR's votes, the anti-DMK votes. And then as Jayalalitha became confident, as she established herself between 91 and 96, then she sort of created her own vote bank, what is called the Jayalalitha votes. जयललिता के सीएम बनने के बाद उनके तौर तरीके चर्चा में आने लगे। उन पर तरह तरह के आरोप लग रहे थे। उन्हीं में मर्दों को नीचा दिखाने का आरोप भी था। क्या आपको ऐसा लगता है कि मर्द आपसे डरते हैं? वो आपको उनसे पूछना चाहिए। शायद हाँ, मैं ऐसा करती हूँ। आजकल ज्यादातर जिन आदमियों से मैं मिलती हूँ वो मुझसे डरते हैं। जयललिता से जुड़ा सबसे बड़ा विवाद बना उनकी सबसे खास दोस्त मानी जाने वाली शशिकला के भतीजे की शादी। शशिकला के भतीजे को जयललिता अपना बेटा मानती थी। उसकी शादी में खर्च हुए करोड़ों रुपए का विवाद भी जयललिता के पहले कार्यकाल में हुआ। कहा गया कि शादी में खर्च पैसा सरकारी खजाने से निकाला गया है
और ये शादी इतनी भव्य थी कि इस शादी के नाम 2 रिकॉर्ड भी हैं। लेकिन बाद में जयललिता ने ये कहकर मामले में सफाई दी कि शादी का सारा खर्च लड़की के परिवारों ने किया था। सीएम बनने के बाद से ही लोग उनके सामने लेटकर उन्हें प्रणाम करने लगे। जगह जगह उनके बड़े बड़े पोस्टर भी लगने लगे। जयललिता अपना एक अलग कल्ट बना रही थी, लेकिन 1996 के चुनाव ने उनको जमीन पर ला दिया। Huge, very gala and expensive marriage of her adopted son Sudhakaran, and the open display of jewellery by Jayalalitha and Shashikala, and the way she treated her ministers, her MLAs, and then the way the government was run from behind an iron curtain, and people are wholly unhappy. And the tilting point, as one can recall, was the marriage of Sudhakaran, the extravaganza that happened, and that made people really sick. जयललिता और उनकी पार्टी हार गई। डीएमके सत्ता में थी। जयललिता पर एक के बाद एक करप्शन के 2-4 नहीं 46 मामले दर्ज किए गए। जयललिता को जेल जाना पड़ा। मुझे जेल भेजा गया। वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था। हालात अच्छे नहीं थे और तमिलनाडु में जितने भी जेल थे उनमें से मद्रास सेंट्रल जेल सबसे बुरा था, सबसे गंदा था, आप सोच भी नहीं सकते। और जेल के अंदर जिस बिल्डिंग में मुझे रखा गया था उसका तो वर्षों से इस्तेमाल ही नहीं हुआ था और वो खास तौर पे मेरे लिए खोला गया था। वो ना पुराने जमाने की तय खाने की तरह था। गुड हेवंस, आप ना वहाँ ज़ूलॉजी की क्लास कंडक्ट कर सकते थे। वहाँ अजीब तरह के चूहे, कीड़े मकोड़े सब घूमते रहते थे। बहुत अजीब जगह थी, बहुत गंदी थी। जयललिता ने इसका जवाब भी तब दिया जब वो 2001 में सत्ता में लौटी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि को रात के 2 बजे गिरफ्तार करवा दिया। बहरहाल इन घटनाओं के बीच जयललिता केंद्र की राजनीति में सक्रिय हुई। 1998 में लोकसभा चुनाव हुए और इन चुनावों में जयललिता ने कांग्रेस की जगह बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के साथ गठबंधन कर लिया, लेकिन 1 साल के भीतर सरकार को गिरा दिया। इसके लिए तब जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली में टी पार्टी बुलाई। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आईं। यहीं से कांग्रेस और एआईएडीएमके एक बार फिर साथ आ गए। जयललिता ने एनडीए से समर्थन वापस ले लिया और 13 महीने की वाजपेयी सरकार गिर गई। केंद्र की राजनीति पर जयललिता का प्रभाव साफ नजर आने लगा था। Jayalalitha's main demand at that time to Vajpayee was that to dismiss the DMK government in the state because they had filed many corruption cases and she knew that these corruption cases can be politically costly. But Vajpayee, being the Democrat that is, he said no, it is a legally elected government, I cannot dismiss it. So Jayalalitha kept giving him pinpricks, and finally at the behest of Subramanian Swamy, she and Sonia Gandhi got together and toppled the Vajpayee government when that famous confidence vote happened when Vajpayee lost by a single vote. वाजपेयी सरकार तो गिर गई, लेकिन जयललिता को कोई फायदा नहीं मिला। उन्हें कोalition पार्टियों के दौर में भरोसे के लायक नहीं माना जाने लगा। इतना ही नहीं, केंद्र की राजनीति से वो लगभग बाहर हो गई। बहरहाल 2001 में वो राज्य में दोबारा सत्ता में आई। चुनाव जीतने के कुछ दिन बाद ही जयललिता पर चल रहे मामले में कोर्ट का फैसला आया, जिसमें उन्हें दोषी करार दिया गया। जयललिता को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। इसके बाद
जयललिता ने जो किया उसकी मिसाल कम ही मिलती है। जयललिता ने ओ पन्नीरसेल्वम को सीएम बनाया, जो पहली बार एमएलए बने थे। ना कोई विरोध, ना कोई बहस। यही मुख्यमंत्री जयललिता के काम का तरीका था। बहरहाल ओ पन्नीरसेल्वम जितने दिन मुख्यमंत्री रहे, कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे, अपनी गाड़ी सेक्रेटेरिएट की सीएम पार्किंग में नहीं लगाई, और 6 महीने बाद एक बार फिर जयललिता मुख्यमंत्री बन गई। 1999 से 2011 तक केंद्र की राजनीति से जयललिता और उनकी पार्टी गायब रही। 2011 के विधानसभा चुनाव में 12 पार्टियों के साथ मिलकर AIADMK चुनाव के मैदान में उतरी और उन्हें जीत हासिल हुई। 16 मई 2011 को चौथी बार जयललिता तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर बन गई और राज्य में चुनावी वादे पूरे किए और केंद्र की राजनीति में सक्रिय होने के संकेत देने लगी। Because of DMK's long innings at the center, Jayalalitha was totally irrelevant at Delhi. Jayalalitha had become irrelevant at Delhi. So that is what made her even more eager to be part of a new calculation, that a new setup that comes that emerges at Delhi, that she'll be part of that setup. So that is why she is very keen to cultivate new friends. First she tried with the left, now that the left is not there, she is trying Mamata Banerjee, but she needs to rope in friends. जब चौथी बार जयललिता मुख्यमंत्री बनी तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण के दौरान मौजूद थे। 2012 में मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब जयललिता उन्हें बधाई देने के लिए अहमदाबाद गई थी। ऐसा माना जा रहा था कि मोदी को अम्मा अपना सपोर्ट जरूर देंगी। लेकिन 2013 में जब मोदी चेन्नई पहुंचे, अम्मा ने उनसे मिलने की जरूरत नहीं समझी। कहा जा रहा है कि चुनाव नतीजों से पहले जयललिता सारे विकल्प खुले रखना चाहती है। दरअसल उनकी नजर चुनाव के बाद के समीकरण पर है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी और उनका एनडीए भले ही सबसे ज्यादा सीटों वाला गठजोड़ बन जाए, लेकिन उससे बहुमत हासिल नहीं होगा। फरवरी 2014 के एबीपी न्यूज नीलसन के सर्वे के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनावों में एनडीए को बहुमत नहीं मिलेगा। उसे 272 में से 236 सीटें मिलने का अनुमान है। यूपीए की सीटों की संख्या घटकर 92 हो सकती है, लेकिन गैर एनडीए और गैर यूपीए पार्टियों को 186 सीटें मिल सकती हैं। इन पार्टियों का मानना है कि अगर उन्होंने मिलकर 186 सीटें हासिल कर ली तो कांग्रेस उन्हें बाहर से समर्थन देने का फैसला कर सकती है। कांग्रेस नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से रोकने के लिए ऐसा कर सकती है। लेकिन क्या सभी पार्टियां मतभेद भुलाकर एक साथ रह सकती हैं? मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ नहीं रह सकती। इसी तरह बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू एक साथ नहीं बैठ सकते। तमिलनाडु में जयललिता डीएमके से हाथ नहीं मिला सकती। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट में 36 का आंकड़ा है। और सबसे बड़ी बात, इन पार्टीज को जोड़कर साथ रखने के लिए कोई जेपी या वीपी नहीं है। जयललिता यही सोचकर पहले लेफ्ट पार्टियों के नेतृत्व वाले थर्ड फ्रंट में शामिल तो हुई, लेकिन महीने भर बाद उसे छोड़ दिया और अब माजामा यानी ममता, जयललिता और मायावती गठजोड़ की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जयललिता की बातचीत भी हुई है। ममता ने तो यहाँ तक कहा है कि जयललिता के प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें खुशी होगी। Jayalalitha was not willing to give more than one seat each to the communists, and that the communists found it a bit offensive, insulting, and they felt that this is not the way the third front deals with her, deals with them. So they obviously they went out of. They decided that they'll fight the elections on their own. Initially, they moved in with Jayalalitha, hoping to isolate Mamata Banerjee.
so that they wanted to ensure that Mamata Banerjee did not get into the third front bandwagon. But when Jayalalitha cut off the communists, Mamata Banerjee immediately offered support to Jayalalitha as Prime Minister. So she wants to occupy that space vacated by the communists. Certainly she wants to play a major role in the formation of the next government. She wants an important role, and I think she will get it, because I expect her performance to be very good in these elections, and I think she will play a major role. फिलहाल AIADMK में अम्मा को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर काफी उत्साह है। AIADMK नेता कह रहे हैं कि देश को एक सेक्युलर नेता की दरकार है और अम्मा में वो काबिलियत है। अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी प्रधानमंत्री पद के लिए उन्हें समर्थन दे सकती है। अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को समर्थन दे सकती है तो बीजेपी हमें क्यों नहीं दे सकती? यानी कि सारा दारोमदार कुछ सीटों के हेरफेर पर टिका है। 10 सीटें कम आई नहीं कि प्रधानमंत्री पद के तमाम दावेदार खड़े हो जाएंगे। इसमें जयललिता भी हो सकती हैं। यही इस लोकसभा चुनाव की खासियत है। मिलते हैं एक और दावेदार की असली कहानी के साथ अगले हफ्ते।